वेलकम बैक बच्चों। स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा थोड़ी बहुत चर्चा मेरी ऑर्गेनाइजिंग पे बकाया है, तो वो चर्चा खत्म कर दे स्टडीज पर। ठीक है जी, तो चर्चा में बकाया क्या, पहले ये सुन लो। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी चर्चा करनी है आपके साथ। बेटा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे जब चर्चा खत्म हो जाएगी तो बेटा एक प्रॉब्लम है आपकी, वो डिस्कस करनी है बेटा डिफरेंसेस में, और उसके बाद बेटा केस स्टडी। बराबर से पहले ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। बेटा आपने ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस वहां पर लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात है। तो डेफिनेशन दी गई है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, पीटर ड्रगर की डेफिनेशन है। बेटा organizational structure is an indispensable means and a wrong structure will seriously impair the business performance or even destroy it. बेटा डेफिनेशन समझनी है। वो कहता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज एन, इसका मतलब है एब्सोल्यूट नेसेसरी। बेटा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज एन एब्सोल्यूट इंडिस्पेंसेबल मींस, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज एन absolute necessary to any organization, and a wrong structure the business performance or even destroy। और बेटा अगर आपने गलत स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर लिया, या तो आपकी बिजनेस परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी या बेटा बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लो बेटा हर हाल में बहुत जरूरी है, और पीटर ड्रगर ने गलत ही बोला कि ये एब्सोल्यूट नेसेसरी है। मैं बेटा एक बात बोलता हूँ आपको। बेटा मान लो आपका एक स्कूल है, उसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, एक प्रिंसिपल लीड करता है, ठीक है जी। देन बेटा वाइस प्रिंसिपल आते हैं, देन बेटा स्ट्रीम हेड्स आते हैं, साइंस स्ट्रीम का एक हेड टीचर है, कॉमर्स स्ट्रीम का एक हेड टीचर है, ह्यूमैनिटीज का। बेटा इसके नीचे आते हैं सब्जेक्ट टीचर, सबके नीचे कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर होगा। स्कूल का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। मैं कहता हूं अगर ये डिसाइडेड ना हो तो क्या होगा बेटा, अगर सभी सेम लेवल पे तो होगा क्या, दूसरे ऑर्डर होंगे ऐसे कि जैसे सब ऑर्गेनाइजेशन भी करता था। चल चल तो कोई नहीं इस क्लास में जा, तो अपना काम कर, तो दूसरी क्लास देख पहले, मुझे ना बता। बेटा इसलिए बोला जाता है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का होना हर हाल में जरूरी है, और अगर ये नहीं होगा ना बिजनेस परफॉर्मेंस खराब हो जाएंगी, ऐसा हो सकता है बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाए, खत्म ही हो जाए। सेम है बेटा क्रिकेट टीम है, हैविंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, हेड कोच है, उसके नीचे बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग कोच है, उसके नीचे बेटा कैप्टन है, उसके नीचे वाइस कैप्टन है, और बेटा फिर कहीं आते हैं सबसे ज्यादा बचे हुए 9-10 प्लेयर जितने भी है, ठीक है जी। बेटा अगर ये स्ट्रक्चर ही डिसाइडेड ना हो, कौन कैप्टन है कौन कोच है, सब बैठे हुए ड्रेसिंग रूम में, चार ने पैडअप कर लिया कि ओपनिंग तो हम जा रहे हैं, मतलब बैठ जा भाई, एक दूसरे को कह रहा तू बैठ जा, दूसरा तीसरे को कह रहा तू बैठ जा, हम चले जाते हैं। तो बेटा इसलिए बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का होना हर हाल में जरूरी है। अगर आपने गलत स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया, या तो बिजनेस परफॉर्मेंस खराब, या बेटा ऐसा हो सकता है परफॉर्मेंस निकल के ही ना है, ऑर्गेनाइजेशन ही खत्म कर दो तुम लड़ भिड़ के मैदान पे। लोगों के लिए एग्जाम्पल क्या सेट करोगे, खुद ही खत्म हो जाओ लड़ भिड़ के। समझ में आती है बेटा बात, ठीक है बाबू। और अब एक टॉपिक इसी में ही है बेटा, फैक्टर टू बी कंसीडर्ड व्हाइल फॉर्मिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। बेटा वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो मुझे दिमाग में रखने हैं जब मैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर रहा हूं, इधर फंक्शनल और डिविजनल। कौन कौन से फैक्टर है बाबू, ये फैक्टर वही हैं, आपको लगेगा कट कॉपी पे जैसे मैंने ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस शुरू कर दिया हूं। बेटा पहली हेडिंग यहां पर लिखी हुई है जॉब डिजाइन, फटाफट से देखना पहली हेडिंग क्या लिखी हुई है बेटा, जॉब डिजाइन। नोट्स का बेटा पहली हेडिंग लिखी हुई है जॉब डिजाइन। बाबू याद करना जॉब डिजाइन क्या था बाबू, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का पहला स्टेप क्या था, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। टोटल काम को आइडेंटिफाई करा, छोटे छोटे टुकड़े में बांटा, स्मॉल एंड मैनेजेबल पार्ट्स। स्मॉल और मैनेजेबल पार्ट्स को हम क्या बोल रहे थे, जॉब ही तो बोल रहे थे, वहां पे भी तो हम जॉब ही डिजाइन कर रहे थे, होगी जॉब डिजाइन। नेक्स्ट स्टेप इज, वहां क्या था, डिपार्टमेंटलाइजेशन। एक जैसी जॉब्स को करने के लिए बेटा क्या किया, ग्रुप टुगेदर फॉर्म अ डिपार्टमेंट, हो गया डिपार्टमेंटलाइजेशन। थर्ड वन इज स्पैन ऑफ कंट्रोल, ये समझो काम की बात, पेपर है 1 मार्क क्वेश्चन।
बेटा स्पैन ऑफ कंट्रोल का क्या मतलब होता है? स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है या स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है, कभी कभी पेपर में नाम स्पैन ऑफ मैनेजमेंट भी आता है, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स टू बी कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल सुपीरियर। बेटा स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स टू बी कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल सुपीरियर, एक सुपीरियर कितने सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है जी। बेटा कई बार आप देखते हो, आज के तारीख में मैं स्कूल्स को भी देखता हूँ, इवन सीबीएसई बोर्ड भी इससे रिलेटेड अपनी कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन लेकर आ रहा है। अभी बेटा स्कूल में आई है 1.5-2 महीना पहले नोटिफिकेशन ऐसी। बेटा स्कूल ऐड किया करते थे टीचर स्टूडेंट रेशो 1:60। कोई स्कूल दिखाना चाहता है मैं कितना अच्छा हूं, वो ऐसे ऐड करता है कि टीचर स्टूडेंट रेशो 1:40। सीबीएसई का नॉर्म आ गया वैसे 1:50 का भी, हाल ही में 1.5-2 महीना पहले। अगले साल से देखना क्या होगा। ठीक है ना, नए नए सेक्शंस क्रिएट करने पड़ेंगे, जो एक एक क्लास में 70-70 बच्चे ठूस देते हैं स्कूल। ठीक है ना, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था बेटा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, ठीक है ना, जहां से बहुत सारे लोग आप देखते हो अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करते हैं। बेटा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में टीचर स्टूडेंट रेशो इज 1:1। एक कोर्स में एक ही बच्चे का एडमिशन होता है, एक बच्चा एक टीचर एक ही बच्चे को पढ़ा रहा होता है, एक सब्जेक्ट में एडमिशन ही एक बच्चे का होता है। तभी तो बेटा फीस करोड़ों में चली जाती है। समझ में आती है बेटा बात? ठीक है। अब यार मैं मतलब बाकी के एंगल से क्या सोचूं, मैं भी सोचता हूं कभी कभी ये बातें। ठीक है ना, जब रजिस्ट्रेशन ठीक लेवल पे होता है हम भी सोचते हैं यार हम कितने लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे भी तो मेरा स्पैन ऑफ कंट्रोल देखना पड़ेगा ना, कि मैं कितनों को हैंडल कर पाऊंगा एक बारी में। तो बेटा स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या बताता है? नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स टू बी कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल सुपीरियर। चाहे आप फंक्शनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करो चाहे डिविजनल, सर सोचना ही पड़ेगा ना कि एक सुपीरियर के अंडर कितने पर्सन होने चाहिए, कितनों को वो मैनेज कर सकता है। क्लियर है बेटा बात? समझ में आती है? देन लास्ट स्टेप इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। चलो जी इसके बारे में तो मुझे खैर कुछ नहीं बताना बाबू, एक अकेला इंडिविजुअल सारे काम तो नहीं कर सकता, काम बटेंगे वही सबको, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, खत्म मेरी तरफ से ये वाला मुद्दा। बेटा एक डिफरेंस का मेरे पास एक क्वेरी पड़ी हुई है 3 दिन से, इसकी चर्चा कर लेते हैं। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। बेटा ये डिफरेंस मैंने एनसीईआरटी से पढ़ने को दिया था, बाद में मैंने बेटा फंक्शनल डिविजनल भी कह दिए थे, फॉर्मल इनफॉर्मल भी कह दिए थे। होप करता हूं पढ़ दिए होंगे, जिसकी जो प्रॉब्लम होगी अभी वो भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन ये एक मुद्दा बचा हुआ है मेरे पास, तो मुझे डिस्कस करना है, सामने देखना बेटा। बाबू एक बेसिस ऑफ डिफरेंस है एनसीईआरटी में ओरिजिन। ठीक है, अथॉरिटी में लिखा गया है बेटा अराइजेस फ्रॉम फॉर्मल पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी में लिखा गया अराइजेस फ्रॉम अथॉरिटी, और बेटा अकाउंटेबिलिटी में लिखा हुआ है अराइजेस फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा लिखा गया एनसीईआरटी में। तो बेटा ये मुद्दा क्लियर कर देता हूं, सब सामने देखना। बेटा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में ना एडवांस में लिखा होता है कि इस लेवल पे क्या पावर मिलेगी आपको, एडवांस में मैं आपको बता देता हूं। मान लो बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ भी समझ लो, स्कूल की चर्चा कर लेते हैं, वहां पहले एडवांस में लिखा हुआ है जो मर्जी प्रिंसिपल बने, हमें मतलब नहीं है बेटा कि वो प्रिंसिपल कौन बनेगा। प्रिंसिपल की पावर्स क्या क्या होंगी बेटा, ऑर्गेनाइजेशन ने वेल इन एडवांस लिखा हुआ है। जिस दिन भी प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस होता है उसकी पावर पढ़ा दी जाती है, पावर के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पढ़ा दी जाती है। समझ में आती है बेटा बात? तो बाबू अथॉरिटी या पावर अराइज कहां से होती है, अथॉरिटी का ओरिजिन कहां से हुआ, पावर का ओरिजिन कहां से हुआ, कहता है अराइजेस फ्रॉम फॉर्मल पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। पावर अराइज होती है आपकी पोजीशन से, पोजीशन के हिसाब से लिखा होता है बेटा क्या पावर होने वाली है। समझ में आई बेटा बात? बाबू रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां से अराइज होती है या ओरिजिन कहां से होता है, कहता है अराइजेस फ्रॉम अथॉरिटी। भाई बड़ी सिंपल सी बात है, आप प्रिंसिपल बने, आपकी पावर लिखी हुई है, सर सर पावर देंगे क्या है फ्योल का प्रिंसिपल? अथॉरिटी मस्ट अकंपनी विद द इक्वल अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितनी पावर मिली पावर के हिसाब से जिम्मेदारी भी तो देंगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां से अराइज होती है बेटा, अराइजेस फ्रॉम द अथॉरिटी। ठीक है जी बाबू, फिर अकाउंटेबिलिटी कहां से अराइज होती है, अकाउंटेबिलिटी अराइजेस फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर बेटा किसी काम का जिम्मेदार आपको ठहराया गया, कल को आप वो काम नहीं करोगे, यू आर बीइंग रिस्पॉन्सिबल आंसरेबल फॉर द फाइनल रिजल्ट।
तो बेटा authority arises from your formal position in the organization, responsibility arises from authority, accountability arises from responsibility. ठीक है जी, समझ में आती है बात। लेकिन एक बात बताऊं बेटा, देखो ऑर्गेनाइजेशन का जो कहना है ना यार, मेरे को डाइजेस्ट नहीं होता। मेरे को लगता है प्रैक्टिकल रियलिटी थोड़ी सी चेंज है। मैं पहले भी बात कर चुका हूं इस चीज की बात मेन बैच में। मेरे को लगता है प्रैक्टिकल रियलिटी थोड़ी सी तो चेंज है बेटा। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं अथॉरिटी अराइज होती है सबसे पहले आपकी पोजीशन से। मतलब इसके हिसाब से देखा जाए तो पहले तो अथॉरिटी आई, ठीक है। जितनी अथॉरिटी मिली, जितनी पावर मिली, उसको कंपनसेट करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए आप जिम्मेदारी देते हो, ठीक है ना। मेरा मानना है प्रैक्टिकल लाइफ इज टोटली डिफरेंट। प्रैक्टिकल लाइफ में पहले जिम्मेदारी आती है, और जो जितनी जिम्मेदारी लेता है उसकी पावर उतनी ही होती है। मैं हमेशा ऐसे ही बोलता हूँ ना बेटा, एज्यूम करो अपने घर को, ठीक है ना। और चाहे आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो, चाहे ज्वाइंट फैमिली में रहते हो, आप देख लो जिस इंसान ने घर की जितने ज्यादा जिम्मेदारी ली हुई है उसके पास उतनी ही ज्यादा पावर है। देख लो, सोच के देख लो। अगर आपके दादाजी ने ली हुई है सारी जिम्मेदारियां, खर्चा सारा वो उठाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी उन्होंने लिया, सबसे ज्यादा पावर उनके हाथ में होगी। अगर ये काम आपके फादर कर रहे हैं, फादर की पावर सबसे ज्यादा होगी। अगर ये काम मदर कर रही है तो देख लो मदर की पावर सबसे ज्यादा होगी। बड़े ब्रदर कर रहे हैं तो उनकी पावर भी देख लेना कितनी। तो मेरा मानना तो यह बेटा, पहले जिंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। जो जितना रिस्पॉन्सिबल होता है बाबू, उसकी पावर शायद उतनी ज्यादा ही होती है, ठीक है ना। लेकिन चलो खैर, बुक्स अपने हिसाब से चलती हैं, हमें क्या। क्लियर है बेटा बात क्लियर है बाबू। केस स्टडी शुरू कर रहे हैं। केस स्टडी शुरू करने से पहले केस स्टडी के 2 हिंट समझ लो, ताकि बेटा सभी केस स्टडी झेल पाओ। बेटा कुल मिलाकर 31 केस स्टडीज हमने करनी है, ठीक है ना। आज का टारगेट 15-16 तो रखो, आधी तो आज खत्म करते हैं, आधी कल खत्म करेंगे, और बेटा फिर पास्ट ईयर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है जी। जिस दिन भी पास्ट ईयर क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे बेटा, एक आध दिन का गैप छोड़ेंगे, फिर टेस्ट होंगे। हाँ करेंगे, टेंशन ना लो वो। जिस दिन खत्म हो जाएंगे बेटा पहला टेस्ट ऑर्गेनाइजिंग का, उसके एक आध दिन और छोड़कर अब तैयार रहना, फिर तीनों चैप्टर्स के टेस्ट होंगे। मैंने बताया बेटा आपको पहले भी कि वो क्वांटिटी में 2 टेस्ट होंगे जो तीनों चैप्टर्स के होंगे, ठीक है जी। ताकि बेटा कोई पीछे बोलने वाला सिस्टम ना बना लो आप, ठीक है। बोलना कुछ नहीं है बेटा, अब तो आगे वाला याद रखना है और पीछे वाला बोलने नहीं देना। अब तो सिस्टम ये चलेगा बाबू। अब रही बात बाबू हिंट्स की, तो बेटा हिंट में ना सबसे ज्यादा तो बच्चा ऑर्गेनाइजिंग में फंसता है, वो बेटा डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की केस स्टडी में फंस जाता है बाबू। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन आप देख रहे थे बेटा, जब हम इंपॉर्टेंस पढ़ रहे थे, तो कितने सिमिलर हैं बेटा। दोनों कहीं ना कहीं टॉप लेवल का बर्डन खत्म करते हैं, दोनों कहीं ना कहीं बेटा एम्प्लॉय का रोल बढ़ाते हैं, दोनों कहीं ना कहीं बेटा मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय के जिम्मेदार हैं, दोनों ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ के जिम्मेदार हैं, दोनों बेटा कंट्रोल बेटर कोऑर्डिनेशन के जिम्मेदार हैं। याद है ना बेटा इंपॉर्टेंस बहु। अच्छा एक बात बिल्कुल क्लियर है, दोनों केस स्टडी की ना शुरुआत ज्यादातर कैसे होती है, मैं आपको ये आइडिया दे देता हूं, फिर हिंट देता हूं कि बेटा एक पर्सन है, ठीक है ना, लीड कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, और आज बर्डन फील करने लगा, ओवर बर्डन फील करने लगा। उसे लग रहा है वो अकेला काम नहीं संभाल पाएगा। लगभग केस स्टडी की सभी स्टार्टिंग यही होती है, चाहे वो डेलीगेशन की चाहे वो डिसेंट्रलाइजेशन। केस का स्टार्ट यही है कि वो ओवर बर्डन फील कर रहा है, उससे काम नहीं संभाला जा रहा, ठीक है जी। और बेटा जब वो इम्प्रैक्टिकल हो गया सारे काम को हैंडल करने में, तो कहीं ना कहीं बेटा वो कुछ सबऑर्डिनेट्स को पावर बांटेगा। जहां पावर बटेगी बेटा, या कहानी इसकी आने वाली है या कहानी इसकी आने वाली है। बेटा मैं बता देता हूं, अगर केस स्टडी में मैं कुछ वर्ड लिख रहा हूं, अगर ये मिल जाए तो बेटा आंसर इज डिसेंट्रलाइजेशन। अगर ये वर्ड ना मिले तो बेटा आंसर इज डेलीगेशन। अगेन इन वर्ड को रटना नहीं है यार, मैं रटवाना नहीं चाहता, ठीक है ना। वर्ड से केस स्टडी आइडेंटिफाई नहीं होती, आपकी नॉलेज से होती है, ठीक है जी। वर्ड के मतलब सीख लेना, ठीक है जी। लो जी बाबू सामने देखते हैं, एक वर्ड आता है बेटा सेलेक्टिवली डिस्पर्स।
लो उत्तर बाबू, ये 4 वर्ण है बड़े काम के बाबू। सेलेक्टिवली डिस्पर्स और बेटा इसका मतलब सेकंड पॉइंट का वेरियस लेवल का एक ही बात है बेटा। डिस्पर्स का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ वाइड ज्योग्राफिकल एरिया बेटा। कि आपने जब पावर बांटी तो खाली बांटी नहीं, वाइड एरिया तक बांटी, यानी कि मल्टीपल लेवल तक पावर बांटती, या वही मतलब है बेटा कि वेरियस लेवल में पावर बांटती। डिस्पर्सल का मतलब क्या होता है बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ वाइड एरिया, ठीक है ना। इन डेलीगेशन में मल्टीप्लाइड बाय 2, इन डिसेंट्रलाइजेशन में मल्टीप्लाइड बाय मैनी, कि वेरियस लेवल तक की पावर बांटती जब बांटी तो, ठीक है जी। 2 हिंट तो ये हो गए। एक हिंट बेटा कभी कभी ये आता है कि ए ने पावर बांट दी है बी को, और पावर ऐसे बांट दिया कि बी को ना इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया है कि तू ही संभालेगा ये वाला स्टोर बेटा। इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया मतलब कि वो अकेला संभालेगा, उसको कभी रिपोर्ट ही नहीं करना ए को बेटा। आपको याद होगा डिसेंट्रलाइजेशन में टॉप लेवल के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बेटा आपकी प्रॉब्लम भी हैंडल कर सके। वो कहते हैं एक बार जो काम दे दिया बस, अब आप हो गए उसके सारे जिम्मेदार, आप हो गए, अपने आप संभालो, अपने आप डिसीजन लो। तो बेटा इंडिपेंडेंट चार्ज एक बहुत बड़ा हिंट होता है डिसेंट्रलाइजेशन का, ठीक है जी। और बेटा एक और हिंट कि आप ऑटोनोमस प्लान बना रहे हो, यानी कि वही कहानी है कि ए ने बेटा बी को क्या करा, एक स्टोर का जिम्मेदार बना दिया कि तू देख प्लान भी खुद बना, ऑटोनोमस यूनिट की तरह हैंडल कर उसको। कभी पूछ भी मत मेरे को कि तू क्या कर रहा है स्टोर से रिलेटेड, ना मुझे कभी कम्युनिकेट कर कि क्या चल रहा है। तो बेटा ये 4 हिंट होते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के, ठीक है जी। जहां इन 4 में से कोई वर्ड ना दिखे और ये हो कि अथॉरिटी बटी हुई है, वहां बेटा आंसर डेलीगेशन बना रहेगा, ठीक है जी। कोई दिक्कत तो नहीं बाबू। एक आखिरी हिंट बाबू, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के अलावा सबसे ज्यादा जो केस स्टडी आने वाली है वो फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर से आने वाली है, ठीक है जी। फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर में एक बात करना चाहता हूं बेटा मैं आपसे। तो अगर किसी चीज का रॉ मटेरियल मशीनरी सेम रहे तो स्ट्रक्चर मत बदल देना। तो बेटा जब मैं मतलब आपको मेन बैच में अभी बात भी कर रहा था कि बेटा अगर एक प्रोडक्ट तक कहानी है हमारी तो हमारा आंसर क्या रहता है? फंक्शनल स्ट्रक्चर। लेकिन जैसे ही 2 प्रोडक्ट पे शिफ्ट करें आंसर बदल जाता है, हम क्या आंसर लिखते हैं? डिविजनल स्ट्रक्चर। याद है यही बात कर रहा था। लेकिन बेटा वो जो दूसरा प्रोडक्ट है आंखें खोलकर देख लेना, क्या उसका रॉ मटेरियल पहले प्रोडक्ट जैसा सेम तो नहीं है? क्या मशीनरी पहले प्रोडक्ट जैसी सेम तो नहीं है? अगर बेटा वो सेम है तो आंसर रिमेन्स द फंक्शनल स्ट्रक्चर। मतलब कहने का मतलब क्या है? मैं कहूं एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, वो क्या बनाती है? होम फर्नीचर बनाती है, ठीक है। थोड़ी देर बाद कहें कि उसने एक नए सेगमेंट में एंट्री कर लिया, कल से वो क्या करेगी? ऑफिस फर्नीचर पे बनाना शुरू कर देगी। कंपनी को कौन सा स्ट्रक्चर अडॉप्ट करना चाहिए? डोंट टेल मी डिविजनल स्ट्रक्चर। नया प्रोडक्ट हो गया, अरे रॉ मटेरियल्स रिमेन्स द सेम, मशीनरी रिमेन्स द सेम, वो परेशान करता है, आप हो जाते हो। आंसर क्या है बेटा? फंक्शनल स्ट्रक्चर ही है। क्लियर है बात? समझ में आती है बेटा बात? एक आखिरी मुद्दा बेटा फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर की केस स्टडी पर। सर ज्यादातर फंक्शनल स्ट्रक्चर या डिविजनल स्ट्रक्चर उसमें कभी भी आपसे आइडेंटिफाई कराने होते हैं तो बेटा नाम आता है आइडेंटिफाई द फ्रेमवर्क। आइडेंटिफाई द फ्रेमवर्क, ये नाम आता है फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर के लिए। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर कम बोलेगा, आइडेंटिफाई द फ्रेमवर्क ज्यादा बोलेगा। एक तो इस वर्ड पे फोकस रहना। दूसरी बात बेटा जब ये वर्ड आ जाए ना आइडेंटिफाई द फ्रेमवर्क, मान लो आंसर इज डिविजनल स्ट्रक्चर, फिर भी आप ना बी पार्ट सी पार्ट जितने भी उस क्वेश्चन के सारे पार्ट पढ़ते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? अगर मान लो बेटा बी पार्ट या सी पार्ट में कहीं भी लिखा हो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बता दो जो आपने आइडेंटिफाई किया, सुन लो बेटा। अगर ये कह देना टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बता दो, सुनो बाबू, अगर वो सिर्फ बात कर रहा था आइडेंटिफाई द फ्रेमवर्क की और क्वेश्चन में बी पार्ट सी पार्ट में कहीं कोई स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन नहीं था तो बेटा आंसर आपका स्पेसिफिक होगा, या तो फंक्शनल होगा या तो डिविजनल होगा, ठीक है। लेकिन अगर उसने कहा है बेटा आइडेंटिफाई द फ्रेमवर्क और बी या सी पार्ट में कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बता दो, तो बेटा आइडेंटिफाई द फ्रेमवर्क में आंसर लिखना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर
और फिर बताना भैया सी पार्ट में जो भी क्वेश्चन होगा फंक्शनल या डिविजनल स्ट्रक्चर। लेकिन अगर आइडेंटिफाई द फ्रेमवर्क की बात हुई है, कहीं स्ट्रक्चर की कोई बात नहीं हुई किसी पार्ट में, तो ऐसा बिल्कुल स्पेसिफिक आंसर लिखना, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं लिखना, फंक्शनल या डिविजनल कौन सा ये लिखना है आपको। ठीक है जी, इतना ही हिंट है, ठीक है ना, इसके अलावा कोई हिंट नहीं है। कल तक की जितनी भी कल तक हम केस स्टडी पढ़ेंगे सभी हो जाएंगी बेटा। ठीक है जी, 31 इन टोटल करनी है, स्टार्ट कर देते हैं। आकाश एक सेकंड पोस्ट बेटा, केस स्टडी पढ़ना शुरू करेंगे। ए पार्ट, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ एनगार्ड कंपनी, स्टेट एनी टू एडवांटेजेस टू लिमिटेशन ऑफ द स्ट्रक्चर आइडेंटिफाइड इन द पैरा। बाबू ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर को सोचना है, फंक्शनल डिविजनल होगा, दो मेरिट डीमेरिट लिख के जाएंगे, वो डायरेक्ट है, कल भी याद कराई थी आपको। ठीक है जी बाबू, स्ट्रक्चर आप बताओगे सोचकर। ठीक है जी, पढ़ना शुरू करो बेटा। मेरा ख्याल स्टेबलाइजर ही रहा। कितने वोल्ट का बना रहे उससे क्या फर्क पड़ता है, रॉ मटेरियल मशीनरी इज द सेम। ठीक है ना जी, तो वो आंसर वुड बी फंक्शनल स्ट्रक्चर, मेरिट डिमेरिट लिखे जाएंगे, वो कोई मुद्दा नहीं है। कंपनी का नाम लेकिन उन्होंने बढ़िया बदला, वी गार्ड की जगह एन गार्ड कर दिया, सारी एक्सप्लेनेशन वी गार्ड की थी। बहुत नॉलेज बढ़ती है केस स्टडी पढ़ने से, पढ़ो जी बेटा। कहता है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच हेल्प द फाइनेंस मैनेजर मोहित वर्मा, द सेल्स मैनेजर एंड हिज टीम इन फाइनलाइजिंग द सजेशन। बेटा अगर मेरे को पता है कि ये क्वेश्चन ऑर्गेनाइजिंग से है, जो पेपर में तो नहीं पता होगा, अभी पता है कि स्टडी पढ़ रहा हूं तो बेटा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब फॉर्मल या इनफॉर्मल में से छाटना है। ठीक है जी, पढ़ना शुरू करना बेटा एक बार। बाबू आंसर इनफॉर्मल, क्यों? क्योंकि लंच ब्रेक में कैंटीन में बैठ के सबको डिस्कशन हो गया, ऑफिस की तो बात ही नहीं आई। ठीक है ना बेटा, इनफॉर्मली डिस्कस करके बैठ गए, ये कोई फॉर्मल तरीका तो था नहीं। ठीक है ना, एक टाइम की बात है, मेरे को एक बहुत अच्छा सजेशन मिला था, ये आप भी सुन लो। मतलब ना ऐसा बोला जाता है कि अगर आप ड्रिंक नहीं करते ना कॉर्पोरेट में, तो कम से कम चाय पीने की आदत आपको जरूर होनी चाहिए। ठीक है ना, तो भाई मैं तो ऐसा हूं भाई, वो ड्रिंक तो खैर कभी हमें देखी भी नहीं, और वो चाय पीता नहीं हूं। ठीक है ना, तो मेरे मतलब सीनियर्स मुझे हमेशा सजेशन देते रहे हैं कि भाई चाय तो पी लिया कर, क्योंकि तुम पियोगे नहीं क्लाइंट के साथ बैठ के चाय, तो वो इनफॉर्मल कैसे होगा। चाय सबसे अच्छा रास्ता है इनफॉर्मल होने का। इंडिया में तो लोगों के घुटने टूट जाते हैं, बस चाय पिला दो आप उनको, सब गा देंगे तुम्हारे सामने। लो जी, क्या है, आगे बढ़ाते हैं बेटा बात को। बाबू ए पार्ट कहता है आइडेंटिफाई द कंसेप्ट फॉलोड बाय कविता घई व्हिच हेल्प्ड हर टू ओपन द न्यू ब्रांचेस ऑफ रेस्टोरेंट, आल्सो एक्सप्लेन ब्रीफली द 2 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ द कंसेप्ट आइडेंटिफाइड इन ए अबव। बेटा कौन से कंसेप्ट की चर्चा है, पहले तो कंसेप्ट ढूंढना, फिर बेटा उसकी 2 इंपॉर्टेंस बतानी है। अब ये नहीं पता कंसेप्ट तो सर पूरी बुक में इतने सारे हैं, क्या पता कोऑर्डिनेशन हो, क्या पता लीडरशिप हो, क्या पता कम्युनिकेशन की बात हो। सर यहाँ ये दिमाग बहुत खराब करते हैं ऐसी चीजें। ठीक है जी, फिलहाल तो बहुत ज्यादा हिंट है आपको, क्योंकि आप ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर पढ़ रहे हो, कंसेप्ट उसका होगा, गिनती के 10 कंसेप्ट भी नहीं ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है जी, चलो पढ़ना शुरू करो, आंसर ढूंढते हैं। क्वेश्चन वहीं से शुरू हुआ था जहां से मैं बता रहा हूं, इम्प्रैक्टिकल हो गया, अकेले काम हैंडल नहीं हो रहा, ब्ला 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 ब्ला, अथॉरिटी बांट दी एक पर्सन को, नई ब्रांचेस खोल दी बाद में, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है जी, वो वर्ड लेकिन कहीं नहीं दिखे होंगे चारों। आंसर इज डेलीगेशन, इंपॉर्टेंस 2 लिखी जाएंगी। लो जी बेटा पढ़ते हैं इसको। कहता है फ्रॉम द अबव इन्फो आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अडॉप्टेड बाय द यंको एंड स्टेट एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ द स्ट्रक्चर सो आइडेंटिफाइड। फंक्शनल डिविजन में से ढूंढना है बेटा, और बाद में बेटा उसकी एडवांटेजेस लिखनी है 3, वो लिख के जाएंगे। आप स्ट्रक्चर ढूंढ के बता दो क्या है। वो फंक्शन स्ट्रक्चर ढूंढ पाए, बहुत सारी लिमिटेशन लिखी हुई है फंक्शन स्ट्रक्चर की, लगभग सभी लिमिटेशन लिखी हुई हैं, लेकिन बहुत पहले हिंट था
इंटर डिपार्टमेंटल कन्फ्लिक्ट, पहली कंफर्मेशन तो यहीं से होगी, तो उसके बाद बेटा दो कंफर्मेशन और दे इसमें, ठीक है ना। बढ़ना है आगे। ये बेटा स्टाफिंग का क्वेश्चन है, गलती से इन्होंने यहाँ डाल दिया बेटा, लेकिन बी पार्ट और सी पार्ट ऑर्गेनाइजिंग के थे, पर सिंपल ये पढ़ते हैं। केस स्टडी ठीक ठाक है। आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द कंसेप्ट यूज्ड बाय अमन चड्डा इन द अबव केस व्हिच हेल्प्ड इन फोकसिंग ऑन ऑब्जेक्टिव, और बेटा फिर बाद में उसकी 4 इंपॉर्टेंस, ठीक है। पढ़ते हैं, स्टार्टिंग से ही काफी हिंट मिलने शुरू हो जाएंगे। आंसर इज डेलीगेशन। शुरू में हिंट आ गए थे, वही सब हिंट आने शुरू हो गए थे जो पिछले केस में आए थे। लो आज की शायद लास्ट केस स्टडी हो, पर पढ़ना थोड़ा ढंग से। ये केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी सीबीएसई सैंपल पेपर का पढ़ती। बाबू रिक्वायरमेंट मैं पढ़ देता हूं आपके लिए, केस आप पढ़ देना। आइडेंटिफाई एंड स्टेट द स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस which has not been carried out properly and contributed to this problem. बेटा identify and state the step, कोई एक स्टेप ऐसा है बेटा ऑर्गेनाइजिंग का जो ठीक से नहीं हुआ, ठीक है। एक बार अच्छा स्टेप याद करो फटाफट से। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इन 4 में से कोई एक ठीक नहीं हुआ, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम केस में पता लगेगी क्या आ रही है। B part, state the 2 steps of the organizing process which have been taken by Kanapoti to respond to the complaint of Ramdas. बाद में कौन से ऐसे 2 स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के जो कानापोती ने परफॉर्म कर दिए जब रामदास की कंप्लेन आई थी उसके बाद। अच्छा जी, पढ़ते हैं बेटा। केस पढ़ा पूरा समझ आया कि इस बीच में एक आध लाइन गड़बड़ है बेटा, जहां इन्होंने बेटा थोड़ा सा कभी आज तक करेक्शन करने की जरूरत नहीं समझी, यहां पर है बेटा कई लाइन में गड़बड़ है, ठीक है ना। लेकिन केस समझ में आता है चल क्या रहा है। रामदास एक पर्सन है, बहुत, एक तो एजेड स्टाफ हो गया, एक एज में बड़ा हो गया, अपने मतलब जो उसका हेड है उससे भी बड़ा हो गया एज में। जैसे अब ये वही बात हो गई बेटा, MS धोनी की कप्तानी में खेल रहे हैं सचिन तेंदुलकर। अगर उन्होंने कह दिया मुझे ओपनिंग बैट्समैन बैटिंग करनी है, तो बोल कुछ भी नहीं पा रहा भाई। वो कहता है सीनियर बैट्समैन, इतना बड़ा होता क्या बोलूं, ठीक है जी। तो ये वही हालत थी। लेकिन रामदास को क्या होता था, उसकी मर्जी के उसके टेस्ट के प्रोजेक्ट हैंडल करने को मिलते थे, ठीक है। बाद में क्या हुआ, नागार्जुन भी आ गया, ठीक है ना। अब भाई कहीं पर लिखा तो है नहीं कौन किसकी ड्यूटी है, सब चले जा रहा है चले जा रहा है। कई बार लड़ाइयां हो रही हैं, बहस हो रही है, ठीक है ना। यही वो सब कुछ हो रहा था। सर कौन सा स्टेप सही परफॉर्म हुआ ये तो बता दो। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, अगर ड्यूटियां साइन होती बेटा, सबको पता होता किसने क्या करना है, तो बेटा ये कभी भी गड़बड़ ना होती। और बेटा बाद में क्या ठीक कर दिया, मैंने बिल्कुल क्लियरली मार्क किया हुआ था कि जॉब एलोकेशन ढंग से कर दी, यानी कि ड्यूटी सही से साइन कर दी, और बेटा बाद में रिपोर्टिंग रिलेशनशिप भी क्लियर हुई है, तो एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ठीक है जी। एक आध केस और हो सकता है, एक और कर। चलो जी बस एक और करते हैं बेटा। आइडेंटिफाई एंड स्टेट द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेंशन्ड इन अबव पैरा, यानी कि बेटा फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, मुझे ये सोचना है। स्टेट 1 फीचर, एक फीचर लिखा जाएगा। व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड द फॉर्मुलेशन ऑफ रूल्स फॉर द एम्प्लॉय दैट रिस्ट्रिक्टेड देयर पर्सनल कम्युनिकेशन विद द एम्प्लॉयज ऑफ अदर डिपार्टमेंट। बेटा ये जनरल क्वेश्चन है, आप आंसर करो क्यों। बेटा क्या पर्पस है रूल्स रेगुलेशन ऐसे बनाने का कि बेटा एक एम्प्लॉय दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से बात ना कर पाए, क्यों बनाए जाते हैं ऐसे रूल। डिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए, र्यूमर्स ना फैले, और क्या टाइम वेस्ट ना ऑर्गेनाइजेशन का, इन सब के लिए बनाए जाते हैं। इसका केस स्टडी से कोई लेना देना नहीं। अब ए पार्ट के हिसाब से मुझे फॉर्मल है या इनफॉर्मल आंसर कर दो फटाफट। बेटा आंसर इज इनफॉर्मल। अच्छा मैं डरा दिया था उन्हें, मेरे को पूरा क्लियर कट लिखा हुआ है, रूल्स रेगुलेशन है, सब कुछ है। तो वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आज के लिए रखते इतना ही है, कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बाय।